हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। तो स्वागत है सबका आज फिर एक नए सेशन में। मैं हूं आपका भारती सर। मैं आप सबके बीच लेकर आया हुआ हूं एक नया टॉपिक जिसका नाम है प्यारे नन्हे बेटे को, जिसका हमने पहले पिछले पार्ट में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग उसी पार्ट के बारे में बात करेंगे कि आज प्यारे नन्हे बेटे जो ये शीर्षक हैं, जिस शीर्षक के बारे में हम लोग आज बात करेंगे उस शीर्षक का नाम है प्यारे नन्हे बेटे को। आज हम लोग इन्हीं के बारे में बात करेंगे। दूसरा पार्ट में से इसमें हम जानेंगे कि पार्ट क्या कहना चाहता है। आज हम एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन हम लोग पढ़ कर जानेंगे कि ये कहना क्या चाहता है। तो सबसे पहले हम लोग इस जान लें, जैसा कि हम लोग जानने थे कि प्यारे नन्हे बेटे को इसका जो कवि महोदय जो है इसका विनोद कुमार शुक्ल जी, इसका कवि महोदय विनोद कुमार शुक्ल जी। और इसमें प्रस्तुत पाठ में जो है, इसमें प्रस्तुत पाठ ये जो है कि लिया गया, इसमें वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया। वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह। यहाँ जो प्रस्तुत पाठ है ना, यहाँ प्रस्तुत पाठ एक विनोद कुमार शुक्ल द्वारा रचित शीर्षक था। वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह। यह उसी तक का उपन्यास था जो कि प्यारे नन्हे बेटे विनोद कुमार शुक्ल ने लिखा हुआ था, उसी से यह लिया गया है। और प्रस्तुत पाठ में जो घटना है ना, प्रस्तुत पाठ में घटना एक पिता और एक बेटे को लेकर के हैं। पिता और बेटे के बीच के संवाद का, पिता और बेटे के बीच का संवाद है। तो जी हाँ बच्चों, तो इसको यह पाठ जो है पिता और बेटे के बीच का संवाद है। और इसमें जो है बताया गया है कि लोहा, जो कि मनुष्यों के जीवन में, मनुष्यों के उद्योगों की जननी जो कहा जाता है, उद्योगों की जननी लोहा को कहा जाता है। सभी प्रकार के जितने भी उद्योग हैं, हर एक क्षेत्र में लोहा का उपयोग होता ही होता है। इसीलिए तो लोहा को उद्योगों का जननी कहा गया है। तो यहाँ उसी को बात को लेकर प्रस्तुत पाठ में जो है उसी की घटनाओं को लेकर, उसी को बात को लेकर के यहाँ विचार किया गया है। और यह अपने एक पिता अपने बेटे का हमेशा 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 उसको ऊंचा देखना चाहता है। पिता अपने बच्चे को कंधे पर लेकर इसलिए ऊपर घुमाता है ताकि उसका बच्चा वो सारी चीज़ों को देख सके जो उन्होंने अपने जीवन काल में नहीं देखा। उसका बेटा इस संसार की उन ऊंचाइयों को छू सके जो उन्होंने अधूरा रहा, जो उसके जीवन में अधूरा रहा। उन सपनों को पूरा कराने के लिए अपने पिता अपने बेटे को कंधों पर लेकर के संसारों को घुमाता है। धन्य है वह पिता जिन्होंने इस संसार में बच्चों को जन्म दिया, इस संसार में बच्चों को लाया, उस संसार में उसको पाला पोसा। धन्य है वो माँ जिसने जन्म दिया, धन्य है वो माता पिता। तो यहाँ पिता और बेटे जो कि एक प्रश्नात्मक रूप में कहा गया है, इसमें माँ, पिताजी और बेटे तीनों के बारे में बात किया गया है। और प्रस्तुत पाठ में एक गांव है, यह जो है एक भिलाई नाम का एक गांव है, भिलाई, जो कि छत्तीसगढ़ में पड़ता है। भिलाई छत्तीसगढ़, जी हाँ बच्चों, भिलाई छत्तीसगढ़ में एक गांव है, जिस गांव की यह वर्णन है, जहां की लौह इस्पात केंद्र भी स्थित है। छत्तीसगढ़ भिलाई में लौह इस्पात केंद्र भी स्थित है। तो यहाँ जैसा कि हमने जाना, यहाँ जो प्रस्तुत पाठ है कविता संकलन, वह नया आदमी गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह से कविता प्यारे नन्हे बेटे को प्रस्तुत है। यहाँ जो प्रस्तुत पाठ है उसके द्वारा संकलित यह रचना था कि वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह, उसी से यह लिया गया है।
यहाँ जो है कविता का जो नायक हैं पिताजी, वह अपने बेटे को, ये नायक जो है भिलाई गांव छत्तीसगढ़ का रहने वाला है, वह अपने बेटे को अपने कंधे पर उठाए अपनी नन्ही बिटिया से घर के भीतर जैसे कौतुकपूर्ण बातचीत करते हुए पूछता है कि बतलाओ तुम्हारे आसपास कहाँ कहाँ लोहा है। यहाँ जो है एक पिता अपने बेटी को हमेशा बेटे से ही संबोधित करते हैं। एक पिता, वह पिता का बड़प्पन होता है कि एक बेटी को हमेशा पिताजी एक बेटे के रूप में ही संबोधित करता है। तो उसी प्रकार से यहाँ बेटे कहने का आशय अपनी बिटिया से सवाल करता है। एक छोटी सी नन्ही परी है जो कि उससे बात करते हैं कि बेटा लोहा कहाँ कहाँ है, आसपास में लोहे के बारे में उसको जानकार करना चाहते हैं। तो इन्हीं पाठ के बारे में हम लोग चलते हैं इस शीर्षक में कि कहना क्या चाहता है। तो कहते हैं, प्यारे नन्हे बेटे को कंधे पर बैठा मैं दादा से बड़ा हो गया सुनना यह। आप देखेंगे बाल मनोहार बच्चों में कि जब बच्चे को कंधे पर बिठाया जाता है तो वह अक्सर कहता है कि मैं पिताजी से भी बड़ा हो गया, मैं दादाजी से भी बड़ा हो गया। ठीक उसी प्रकार की कहानी घटना जो है इस पाठ में अपने मन में सोच रहे हैं कि किस प्रकार की घटनाओं के बारे में है कि जब बिटिया उसके कंधे पर बैठेगी तो क्या क्या उस बिटिया के मन में विचार आएगा। इन पाठ में इस पहले यह सोच रहे हैं कि जब मैं बिटिया को कंधे पर बिठाऊंगा तो वह बोलेगी कि मैं दादा से भी बड़ा हो गया। यह सुनने में बहुत अच्छा लगता है। और कहते हैं कि प्यारी बिटिया से पूछूंगा बतलाओ आसपास कहाँ कहाँ लोहा है, चिमटा, करकुल, सिगरी, शमसी, दरवाजे की सांकल, कब्जे खीला दरवाजे में धसा हुआ, वह बोलेगी झटपट। तो बच्चों यहाँ कहने का आशय है कि यहाँ एक पिता अपने पुत्री से सवाल करना चाहता है। वह पूछना चाहता है कि वह अपना प्लान बना रहा है कि मैं अपनी बिटिया से इस तरह का सवाल करूंगा तो वह किस तरह से जवाब देगी। तो कहता है कि जब मैं अपनी बिटिया से पूछूंगा कि बतलाओ आसपास लोहा कहाँ कहाँ है, तो लेखक महोदय को लगता है, यानी यहाँ कवि महोदय को लगता है कि वह जवाब देगी उसकी बिटिया घर में यूज होने वाले, यानी घर में उपयोग होने वाले चिमटा जैसे कि हम लोग चिमटा किसी वस्तुओं को, किसी बर्तन को पकड़ने के लिए, गर्म बर्तन को पकड़ने के लिए, और हम लोग सब्जी को उलटने पलटने और पकड़ने में जो कार्य करते हैं वो चिमटा, करकुल, और साथ ही साथ सिगरी, शमसी, दरवाजे का जो सांकल है, दरवाजे में लगा हुआ सांकल है, कब्जा, दरवाजे में जो कब्जा लगा जो कि दरवाजा खुलता है जिसके द्वारा और लगता है उसमें जो धसा हुआ कीला है वो भी लोहा है, वह बोलेगी झटपट। इस प्रकार से बोलेगी झटपट। तो कहता है बच्चों की आगे, रुक कर वह फिर याद करेगी। कवि महोदय ऐसा, मतलब यहाँ जो नायक हैं वह सोच रहे हैं कि वह रुक कर के याद करेगी। उसकी बिटिया जो, उसकी छोटी नन्ही परी जो है वह रुक करके याद करेगी, छोटे से बाल मनोहार पर दिमाग पर थोड़ा सा जोर देगी और फिर रोकेगी, फिर उत्साह से उल्लासपूर्वक वह कहेगी, एक तार लोहा का खंभा, लकड़ी के 2 खंभों पर तना बंधा हुआ बाहर सूख रही, जिस पर भैया की गीली चड्डी, फिर एक सेफ्टी पिन और साइकिल पूरी। कहता है बच्चों कि फिर वह कुछ समय के बाद याद करेगी। वह छोटी परी जो है वह कुछ समय के बाद याद करेगी और उसे याद आएगा घर के दरवाजे के बाहर, यानी घर के बाहर आंगन में जो 2 खंभों के बीच जो कपड़ों को सुखाने के लिए एक खंभे से दूसरे खंभे में तार को लपेट दिया जाता है, जिस पर कपड़ों को रख करके सुखाया जाता है। तो उसे याद आ गई कि 2 खंभों में बंधा हुआ वह तार है जो कि कस तना हुआ है और सूख रही है, उस पर उसे याद आएगा, सूख रही है उस पर भैया की गीली चड्डी,
फिर एक सेफ्टी पिन, फिर एक सेफ्टी पिन, जो कि सेफ्टी पिन होता है, और साइकिल पूरी साइकिल लोहा है, सेफ्टी पिन लोहा है, ये सब बातें वह बताएगी। फिर वह कहते हैं आसपास वह ध्यान करेगी, आसपास चारों तरफ अगल बगल देखेगी, कभी घर के मतलब किचन में जाएंगे, इधर जाएंगे और घर के उस कोने में जाएंगे, मतलब कि पूरे घर को वह छानबीन करेगी। अब बच्चों को अगर किसी प्रकार से उत्साहपूर्वक अगर सवाल पूछा जाए ना, अगर सवाल उत्साहपूर्वक पूछा जाए और उसके बारे में उसको इंटरेस्ट लगा करके, उसको प्रतिभा लगा करके उसमें पूछा जाए, तो बच्चे उत्साहपूर्वक जवाब देने के लिए जो ना बहुत ही ज़्यादा उत्सुक हो जाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से इस कविता में जो है कि बिटिया इस प्रकार से नायक को लगता है कि बिटिया इस प्रकार से उत्साहित होकर वह जवाब देने के लिए उत्सुक होगी, और इधर उधर वह दौड़कर इस दरवाजे से उस दरवाजे तक वह लोहा कहाँ कहाँ है ढूंढने का कोशिश करेगी कि लोहा कहाँ कहाँ स्थित है। फिर वह आसपास ध्यान करेगी, सोचेगी, दुबली पतली पर हरकत में तेजी की, कितनी जल्दी जान जाए वह आसपास लोहा कहाँ कहाँ है। जैसा कि हमने जाना कि उसकी छोटी नन्ही सी बिटिया है, छोटी नन्ही परी हैं, जो कि बिल्कुल एक डॉल की तरह एक छोटी से मतलब बच्ची हैं, जो कि छोटे से मनोहार होने के कारण वह दुबली पतली हैं, और उसकी जो हरकत होगी ना, बिल्कुल नटखट सा स्वभाव, और बिल्कुल नटखट के भाव से वह इधर उधर छपक कर जो है ना, वह इधर से उधर ढूंढना चाहेगी, जल्द ही ढूंढना चाहेगी, जल्द से जल्द ढूंढना चाहेगी कि लोहा कहाँ कहाँ है। तो देखिए बच्चों में यह अक्सर करके एक छोटा सा ये जो होता है एक गुण होता है उसके अंदर, कि अगर उसको किसी भी चीज़ों को लेकर उसको ध्यान से अगर समझा दिया जाए, अगर उसके लेकर कोई टास्क दे दिया जाए, तो वह अक्सर उन चीज़ों को करने की कोशिश करेगा। अक्सर जो उसको करना चाहिए वह चाहेगा कि जल्द से जल्द वह कार्य पूरा हो जाए, जल्द से जल्द वह कार्य पूरा हो जाए, और जल्द से जल्द उसको शाबाशी मिले, जल्द से जल्द उसको प्यार मिले। फिर कहता है अगर हमारी बिटिया भूल जाएगी, और जब इन सभी बातों से इन सभी को ढूंढते ढूंढते उसका अनुमान अब लगेगा कि अब लोहा कहीं कहीं नहीं मिला, तब यह कहता है, तब नायक को याद आता है, मैं याद दिलाऊंगा जैसे मैं सिखलाऊंगा अपनी बिटिया को, फावरा कुदाली टंगिया बसुल्ला खुरपी पास खरी बैलगाड़ी के, चक्के का पट्टा बैलों के गले में, कांसे की घंटी के अंदर लोहे की गोली। बिटिया तो उतना नादान है, बिटिया नादान है, उसको उतना ज्ञान नहीं है अभी, तो यह वह जब इन सब पर वह गेस नहीं कर पाएगी, ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएगी, तब वह कहता है कि मैं अपनी बिटिया को, तब वह कहता है कि मैं अपनी बिटिया को याद दिलाऊंगा। जब हमारी बिटिया भूल जाएगी, जब नहीं ढूंढ पाएगी, अब लगता है उसको समाप्त हो जाएगा कि उसका सोच समाप्त, तब मैं उसको याद दिलाऊंगा बेटा कि फावरा कुदाली, उसको मैं सिखलाऊंगा, बिटिया को मैं सिखलाऊंगा फावरा कुदाली टंगिया बसुल्ला खुरपी, और पास खड़ी बैलगाड़ी के चक्के पर लगा हुआ पट्टा, और बैलों के गले में कांसे की घंटी के अंदर लटकता हुआ लोहे की गोली। और कहता है कि बैलगाड़ी का जो चक्का होता है उस पर पट्टा लगा होता है लोहे का, और बैल के गले में जो घंटी होता है उसको बजने के लिए लोहे की उसमें घंटी लगा दिया जाता है। उसके बाद कहता है पत्नी याद दिलाएगी। अब नायिका की जो पत्नी अर्थात उस बिटिया की माँ जो है वह याद दिलाएगी, वह भी जैसे समझाएगी बिटिया को, कहता है जैसे समझाएगी बिटिया को कि बाल्टी सामने कुएं में लगी लोहे की घिर्री, छत्ते की काड़ी डंडी और घमेला, हसिया चाकू और भिलाई, बलाडिला जगह जगह लोहे के टीले। अब याद करेंगे उसकी माँ उस बिटिया को, प्यारी नन्ही बिटिया को याद दिलाएगी कि बाल्टी, घर में जो हर एक घर में बाल्टी का यूज होता है, जैसे बाल्टी में पानी रख करके
खाना बनाने के लिए लेकर जाते हैं, स्नान करते हैं। यानी बाल्टी जो कि पानी रखने का एक समान बर्तन होता है, तो वही याद दिलाएगी कि बाल्टी और जो कुएं में रस्सी को खींचने के लिए बाल्टी में रस्सी को लगा करके जो घिर्री लगा रहता है, जिसके माध्यम से रस्सी को खींचा जाता है नीचे से ऊपर, वो लोहे की बनी घिर्री, छत्ते की काड़ी डांडी, छाता का जो कड़ा डांडी है जिसके कारण छाताएं फैलती हैं वो, और घमेला, हसिया, चाकू और हसिया, कचिया, चाकू, भिलाई, बलाडीला, जगह जगह लोहे के टीले। भिलाई में जो लौह इस्पात केंद्र हैं वो, और जगह जगह वहां बने हुए टीले सभी लोहे हैं। फिर कहते हैं इसी तरह घर भर मिलकर, इसी तरह, तो बच्चा कहता है कि इसी प्रकार से मैं अपनी बिटिया को समझाऊंगा, मैं अपनी बिटिया को बताऊंगा उस नन्ही परी को। कहता है कि इस तरह घर भर मिलकर, इस तरह घर भर मिलकर धीरे धीरे सोच सोच कर एक साथ ढूंढेंगे कहाँ कहाँ लोहा है। कहता है कि अब यहाँ जब वह भी बता देगी तो फिर सब मिल करके, बिटिया, माँ, पिताजी तीनों मिल करके ढूंढेंगे कि लोहा कहाँ कहाँ है। इन सभी चीज़ों के बारे में वह ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो कहता है इसी तरह से घर भर मिलकर धीरे धीरे सोच सोच कर एक साथ ढूंढेंगे। पहले थोड़ा सा सोचेंगे, फिर ढूंढने की कोशिश करेंगे कि कहाँ कहाँ लोहा है, लोहा कहाँ कहाँ है। और इस घटना से उस घटना तक, इस घटना से लेकर उस घटना तक कि हर वो आदमी जो मेहनत कश, हर वो आदमी जो मेहनत कश लोहा, कि हर वो आदमी जो मेहनत कश लोहा है, हर वो औरत सती दबाई सताई, यानी दबी सताई बोझ उठाने वाली लोहा। कहते हैं बच्चों कि जब मैं बर्तनों और सामग्रियों को ढूंढ लूँगा तब मैं एक आंतरिक रूप से मैं लोहा ढूंढने का कोशिश करूँगा। तो कहता है कि इस घटना से यह भी सार्थक होती है कि हर वो आदमी मेहनत कश इंसान लोहा है। हर वो आदमी जो कि मेहनत कश हैं वो एक लोहे के समान है। अगर इसका उदाहरण लिया जाए, और कहता है हर वो औरत दबी सताई बोझ उठाने वाली लोहा। कहते हैं कि मेहनती पुरुष जो होते हैं, मेहनती परिश्रमी लोग जो होते हैं, वह कितना दिन भर मेहनत करते हैं, पत्थर तोड़ते हैं और बहुत सारे ऐसे कठिन परिश्रम करते हैं। वह लोहे के समान एक अडिग होकर वह डटा होता है। और वही एक औरत की तुलना किया जाए, इस संसार में औरतों को अनेक प्रकार की वेदनाओं को सहना पड़ता है, औरों को अनेक प्रकार की दबाव को सहना पड़ता है। वह समाज में चारों तरफ से दबाई हुई होती हैं, फिर भी वह अपने कर्म पथ से विचलित नहीं होती हैं। फिर भी वह एक औरत है जो कि मातृभूमि के समान है, हमारे धरती माता के स्वरूप में है, जो कि हर एक प्रकार के बोझ को सहती हैं, हर एक प्रकार के दबाव को सहती हैं, हर एक समाज के स्वरूप को सहती हैं, लेकिन वह टगती नहीं है, वह अपने कर्म पथ से विचलित नहीं होती हैं, वह हमेशा अपने कर्म पथ को लगी रहती हैं। तो वह भी एक लोहा हुआ बच्चों। वह हमारे ये जो हमारे समाज की जो औरतें हैं, हमारी माएँ हैं, हमारी बहनें हैं, जो जितनी भी औरतें हैं वो सभी एक लोहे के समान, एक चट्टान के समान, एक लोहे के समान है, जो कि अपने कर्म पथ पर वह अडिग रहते हैं, चाहे इसके लिए कुछ भी हो जाए। कहते हैं जल्दी जल्दी मेरे कंधे से ऊंचा हो लड़का, लड़की का हो दुल्हा प्यारा, उस घटना तक कि हर वो आदमी जो मेहनत कश लोहा है, हर वो औरत दबी सताई बोझ उठाने वाली लोहा। तो कहता है बच्चों जल्दी जल्दी मेरे कंधे से ऊंचा हो लड़का, लड़की का हो दुल्हा प्यारा, उस घटना तक कि हर वो आदमी जो मेहनत कश लोहा है, हर वो औरत दबी सताई बोझ उठाने वाली लोहा, हर वो औरत दबी सताई बोझ उठाने वाली लोहा। तो यहाँ कहता है बच्चों कि
जल्दी जल्दी मेरे कंधे से ऊंचा हो लड़का। लड़का जो ना मेरा जो बेटा है जल्दी जल्दी मेरे कंधे से ऊंचा हो, और लड़की जो है हमारी बिटिया जो है नन्ही परी जो है वह जल्दी जल्दी थोड़ा सा हमारे कंधे से ऊपर और बड़ी हो, और उसका दूल्हा जो है ना प्यारा हो। तो जब छोटी सी बिटिया नन्ही परी है वह धीरे धीरे जब वह जवान होती जाती हैं तो उसे एक दिन विदा करना पड़ता है। तो वह कहते हैं जब हमारी बिटिया जवान हो जाएगी, जब बड़ी हो जाएगी, तो उसके लिए दूल्हा प्यारा ढूंढूंगा, उसका प्यारा दूल्हा उसको ढूंढूंगा ताकि वह उसको खुश रख सके। कहता इस घटना से लेकर उस घटना तक, इस घटना से लेकर उस घटना तक की हर वो आदमी जो मेहनत कश लोहा है, हर वो आदमी जो कि मेहनत कश लोहा है, और हर वो दबी सताई औरत, हर वो औरत जो दबी सताई हैं, बोझ उठाने वाली हैं, वो भी एक लोहा है, तो वो भी एक लोहा है। तो बच्चों इस कहानी में कहना चाहता है कि इस कहानी में बताना चाहता है कि लोहा किस प्रकार हमारे जीवन में उपयोगी है, लोहा का क्या महत्व है, उसी के बारे में बताया गया है, उसी के बारे में यहाँ कहता है। कहते हैं कि लोहा कदम कदम पर है। लोहा जो है हमारे जीवन में लोहा बहुत ही उपयोगी है, और लोहा कदम कदम पर है, एक गृहस्थी में सर्वव्याप्त है। लोहा जो है एक गृहस्थी में सर्वव्याप्त है। हमारे गृहस्थी जीवन जो है हर एक क्षेत्र में लोहा सर्वव्याप्त है। कविता के अंत में यह कहता है कि लोहा अनायास एक दुर्भेद्य प्रतीकार्थ का ग्रहण कर लेता है। लोहा जो है, तो बच्चों यह कहने का मतलब है लोहा अनायास एक प्रभेद्य और प्रतीकार्थकता ग्रहण कर लेता है, और ठोस होकर भी हमारी जिंदगी और संबंधों में घुला मिला हुआ और प्रवाहित हैं। कहता है कि लोहा इतने ठोस होकर के भी, लोहा कितने ठोस होते हैं, लोहे ठोस होकर के भी हमारे इस जीवन में, जिंदगी में के संबंधों में वह घुला मिला हुआ है, और वह हमारे जीवन के साथ प्रवाहित होती रहती हैं, और वह हमारे जीवन का लोहा आधार होता है, इस हमारे जीवन का लोहा आधार होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने इस पाठ में जाना कि लोहा कहाँ कहाँ है, लोहा हमारे जीवन में कितना उपयोगी है, लोहा कहाँ कहाँ उपस्थित होता है, अपनी बिटिया से पूछता है और अपने मनोभाव को प्रदर्शित करता है कि वह अपनी बिटिया को, इस कहानी का, इस कविता का जो मूल भाव है यह अपनी बिटिया को लोहे के बारे में जानकार कराना है। तो बच्चों इस कहानी का जो मूल केंद्रीय भाव है, कहना चाहता है कि बिटिया, वह अपनी बिटिया वह जो बेहद ज़्यादा प्रेम करता है, वह लोहा के हर एक गुणों को समझाना चाहता है कि लोहा उस अपने जीवन में, हमारे जीवन में किस प्रकार उपयोगी है, उनके बारे में वह बताना चाहते हैं। तो हमें उम्मीद है आप लोगों को यह क्लास अच्छा लगा होगा। तो हम लोग आज इस क्लास में इतना ही जानेंगे, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।